एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th साइकोलॉजी। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं अपना साइकोलॉजी का अगला पार्ट। यहाँ पे अब जो टॉपिक है वो है कि जो डेवलपमेंट है साइकोलॉजी का वो इंडिया के अंदर कैसे टेक प्लेस करेगा। यानी कि साइकोलॉजी जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप हुई तो हुई कैसे। व्हाट वर द वेज इन विच साइकोलॉजी डेवलप्ड इन इंडिया। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो हमारा एंशियंट रूट है साइकोलॉजी का वो बहुत स्ट्रांग है। यानी कि हम पहले से ही इस टॉपिक के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हैं। अगर हम अपने फिलोसफिकल रूट्स की बात करें, यानी कि जो भी हमारा धर्म ग्रंथ हमको सब कुछ सिखाता है, तो फिलोसफिकल रूट्स में क्या था कि ह्यूमन के माइंड पे, ह्यूमन के सेल्फ के पे, ह्यूमन की डिज़ायर कंट्रोल पे बहुत सारी चीज़ें थी। इनफैक्ट जो मेडिटेशंस वगैरह हैं उस पे पहले के टाइम पर ही फिलॉसफी ने बहुत ज़्यादा क्या दे रखा था, जोर दे रखा था। बट अनलकीली जो हमारे फिलोसफिकल रूट्स थे वो बहुत जल्दी मॉडर्न रूट से मैच नहीं किए। जितना हम ध्यान अपने एंशियंट पे, माइंड पे देते थे, माइंड के डेवलपमेंट पे देते थे, मॉडर्न होते होते हम उस चीज़ को भूलते चले गए। हमने अपने ग्रंथों से निगेटिव चीज़ें तो बहुत सारी रख ली, बट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट से हम उसको भूलते चले गए। काफ़ी वक्त बीता, बट जो मेन आप कह सकते हैं साइकोलॉजी की इंडिया की शुरुआत होती है 1915 में। एक साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर एन सेनगुप्ता। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ की स्टडी जो थी वो कहाँ से करी, उन्होंने ट्रेनिंग यूएसए में ली। यूएसए में कहाँ से ट्रेनिंग ली थी, जो वुंद की ट्रेनिंग, वुंद वगैरह का हमारा चल रहा था ना साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उसी जगह पे वो एज अ ट्रेनर थे। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया में कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर, कैलकटा यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी स्टार्ट होता है। साइकोलॉजी स्टार्ट नहीं हुआ था अभी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। और ये कब स्टार्ट हुआ, 1915 में। अब फिलोसफिकल रूट से ही साइकोलॉजी डेवलप हुई, तो उसके अगले साल यानी कि 1916 में ही हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो था उसको भी स्टार्ट कर दिया। सो 1916 में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू हुआ, हमने उस पर स्टडी करना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे ये चीज़ और डेवलप हुई और 1938 में हमने अप्लाइड साइकोलॉजी जो थी उसका लैब जो था वो स्थापित कर दिया। कहाँ पे स्थापित कर दिया, वहीं कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर ही। किनकी हेल्प के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर एन सेनगुप्ता के द्वारा। अब उसके बाद इस चीज़ पे डेवलपमेंट होता है और एक और नाम हमारे आगे आता है, दैट इज़ प्रोफेसर जी बोस। इन्होंने कौन सा साइकोलॉजी मेनली पढ़ा था, ये फ्रूडियन साइकोलॉजी, जो फ्रूडियन ट्रेनिंग थी ये इन्होंने ली थी। अब इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिया का अपना साइको एनालिटिकल जो था, साइको एनालिटिकल असेसमेंट, कब, 1922 में। सो 1922 में इन्होंने इंडिया का अपना जो साइको एनालिटिकल असेसमेंट जो था 1922 में वो स्टैब्लिश किया। फिर इंडिया में डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होने लग गया, सिर्फ एक ही जगह नहीं, अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी थे वो और जगह पे बनने लग गए। जैसे कि आप ये देखिए, मैसूर में बन गया, फिर पटना में बन गया। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया और आज की डेट की अगर हम बात करें तो 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें करवाती हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज। सो इस तरीके से डेवलपमेंट हमारा जो था इंडिया का साइकोलॉजी में, इनफैक्ट आज भी हो ही रहा है। अब अगर हम बात करें दुर्गानंद सिन्हा जी की, साइकाइट्रिस्ट हैं ये दुर्गानंद सिन्हा। इनकी अपनी एक बुक है, इन्होंने जो बुक थी, इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1986 में। इनकी बुक का नाम था जो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड किताब थी, दैट इज़ साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब इंडिया को थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड बोलने का क्या रीज़न है कि इंडिया अपने आप में ही एक तीसरी दुनिया के समान है। यहाँ पे अलग तरीके के लोग हैं, डिफरेंट, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है इंडिया को कि उसमें साइकोलॉजी का किस तरीके से एक्सपेंशन है। अब इसमें इन्होंने इंडिया के साइकोलॉजिकल डिवीजन्स को, उसके डेवलपमेंट को 4 फेसेस में रखा है। यानी कि इंडिया के अंदर 4 फेसेस में साइकोलॉजी डेवलप हुई है। पहले की अगर हम बात करें तो टिल इंडिपेंडेंस जो साइकोलॉजी डेवलप हुई थी उसमें एम्फेसिस था सिर्फ एक्सपीरियंसेस पे या एक्सपेरिमेंट्स पे। यानी कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा, मोर देन लाइक बुकिश,
देन अप्लाइड, ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी थी। उसके बाद जो सेकंड फेज था दैट इज़ 1960s की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होना शुरू होता है। हम इसको और डाइवर्स तरीके से देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इसका व्यू थोड़ा और बड़ा कर सकें। हम एक ऐसा नहीं कि पाइपलाइन व्यू दें, हम इसको हॉलो व्यू देना चाहते थे। फिर थर्ड फेज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, जब हम अपनी इंडियन सोसाइटी को अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे, वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो आउट कर रहे थे। बट अब क्या था, अब यहाँ पे इंडियन सोसाइटी जो थी इस पे पढ़ने पे जोर पड़ा, क्योंकि हम वेस्ट के जैसे सेम टू सेम थोड़ी ना है। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा अलग हैं। वी आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम देम ऑफ कोर्स। तो वो जो डिफरेंस है उसको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसमें अब वेस्टर्न को एक्सक्लूड आउट ना करते हुए, उसको साइड में रखते हुए, जो फ्रंट पे लेके आए वो था अपना इंडियन सोसाइटी का अपना सोशल प्रॉब्लम, या फिर जो इंडिया के अपने कल्चर का स्टडी था। मान लो अगर आप किसी इंडियन बच्चे को रखो और किसी अमेरिकन बच्चे को रखो तो उसका सोचने का तरीका बहुत अलग होगा। हमारे यहाँ हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वहाँ पे क्या है कि एक एज के बाद पेरेंट्स अलग बच्चा अलग, हम उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाते, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो जो इंडिया में बच्चा है वो 14-15 साल की उम्र में भी बहुत अटैच होगा अपने पेरेंट्स से, जबकि फॉरेन में क्या है कि उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगा, कि घर आ रहा है, मम्मी खाना बना रही है और वो अपने डे का कुछ शेयर कर रहा है। शायद शेयर ना भी करे फिर भी बहुत सारी बातें इंडियन जो हैं वो बच्चे अपने मम्मी पापा को बताते हैं, शेयर आउट करते हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत बाद में शुरू होती है। सो इस चीज़ को स्टडी करना उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। और जो फोर्थ फेस है वो आपका फेस है, दैट इज़ टोटली अप्लाइड। जो था आपने थर्ड फेस में पढ़ा, उसको किस तरीके से आप इंडिया के कल्चर में अप्लाई कर रहे हो। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, आप सबसे मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। सो थैंक यू सो मच।